नाउ कमिंग टू द न्यूक्लियोलस, दैट इज़ द लार्जेस्ट न्यूक्लियर ऑर्गेनेल। अब न्यूक्लियोलस क्या है? न्यूक्लियोलस इज़ अ राउंड एंड ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर। देयर मे बी वन और मोर देन वन न्यूक्लियोलस इन अ न्यूक्लियस, यानी कि एक न्यूक्लियस के अंदर एक या फिर एक से ज़्यादा न्यूक्लियोलस प्रेजेंट हो सकते हैं। अच्छा, न्यूक्लियोलस डज नॉट हैव अ लिमिटिंग मेम्ब्रेन, यानी कि इनकी एक लिमिटिंग मेम्ब्रेन नहीं होती है, जैसा कि हमने दूसरे सेलुलर ऑर्गेनेल्स में पढ़ा था कि दे आर बाउंड बाय द सेलुलर मेम्ब्रेन। दे आर एन accumulation ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ RNA, DNA एंड प्रोटीन्स। अच्छा, इनका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाता है ड्यूरिंग द प्रोटीन सिंथेसिस इन द सेल, और इसका रीज़न क्या है वो भी हम पढ़ेंगे। फंक्शन क्या है न्यूक्लियोलस का? न्यूक्लियोलस आर द मेन साइट फॉर द बायोजेनेसिस ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट, और हम सब जानते हैं कि राइबोसोम जो हैं आर द मेन साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन। तो यही वजह है कि ड्यूरिंग द प्रोटीन सिंथेसिस न्यूक्लियोलस का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। अच्छा, नाउ कमिंग टू द डायग्राम। अब ये हमारे पास न्यूक्लियस है। हम सब जानते हैं कि न्यूक्लियस जो होता है इसके दो मेम्ब्रेन होती हैं, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, और मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट होते हैं। अभी हैव न्यूक्लियोलस इन द न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियोलस का फंक्शन क्या है कि ये राइबोसोम्स के सब यूनिट बनाता है। अब ये राइबोसोमल सब यूनिट किस तरह से बना रहा है? बिकॉज न्यूक्लियोलस हैव सम पोर्शंस ऑफ द DNA दैट इनकोड फॉर द राइबोसोमल RNA, यानी कि कुछ ऐसे DNA होते हैं न्यूक्लियोलस के अंदर जो कि कोड कर रहे होते हैं राइबोसोमल RNA को। अच्छा, ये राइबोसोमल RNA जो हैं ये दूसरे जो प्रोटीन्स होते हैं न्यूक्लियोलस के अंदर उनके साथ कंबाइन होकर राइबोसोमल सब यूनिट बनाते हैं। एंड वी ऑल नो जो साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स होते हैं वो दो सब यूनिट से मिलकर बनते हैं, लार्जर सब यूनिट एंड स्मॉल सब यूनिट। तो अब इसके बाद क्या होगा? आफ्टर फॉर्मेशन दे लीव द न्यूक्लियोलस एंड देन दे लीव द न्यूक्लियस थ्रू द न्यूक्लियर पोर, यानी कि ये न्यूक्लियोलस से पहले न्यूक्लियोप्लाज्म में आए, यहाँ से फिर न्यूक्लियर पोर के थ्रू न्यूक्लियस को छोड़ के दे विल कम इनटू द साइटोप्लाज्म। अच्छा, अब ये साइटोप्लाज्म में आ गए। आफ्टर कमिंग टू द साइटोप्लाज्म ये आपस में फ्यूज़ हो जाएंगे और इस तरह से दे विल फॉर्म द राइबोसोम्स। तो इस तरह से न्यूक्लियोलस जो है इन्वॉल्व होते हैं इन द बायोजेनेसिस ऑफ द राइबोसोमल सब यूनिट, एंड देन लेटर ऑन राइबोसोमल सब यूनिट विल फ्यूज in the cytoplasm and form the ribosomes. Now coming to the chromatin. अब chromatin basically क्या है? A thread like material made up of DNA and proteins called histone proteins. यानी कि chromatin जो है basically DNA से और histone protein से मिलके बनता है। अब ये फॉर्मेशन किस तरह से होती है अभी हम लेटर ऑन डायग्राम से समझते हैं। अच्छा, अब हम इसकी टाइप्स देख लेते हैं। तो क्रोमेटिन टू टाइप्स का होता है। हेटेरोक्रोमेटिन जो कि डेंसली पैक क्रोमेटिन है, सेल साइकिल में इसके अंदर कोई चेंज नहीं आती है, और दूसरा इसमें कोई ट्रांसक्रिप्शन नहीं होती है। नंबर सेकंड टाइप जो है वो है यूक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन जो है वो क्रोमेटिन है जो कि लूजली पैक होता है, डीकंडेंस होता है ड्यूरिंग द सेल साइकिल और ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले डायग्राम से समझते हैं कि व्हाट इज़ द क्रोमेटिन। अब क्रोमेटिन बेसिकली क्या है? क्रोमेटिन जो है एक लूज जो है पूरा मैशवर्क होता है DNA का। तो अब ये किस तरह से बनता है? हमने पढ़ा है कि हमारे पास ये DNA का एक मॉलिक्यूल है। बेसिकली DNA का जो मॉलिक्यूल होता है वो डबल हेलिक्स की फॉर्म में होता है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करके सिंगल लाइन से ड्रॉ करते हैं ताकि हमें डायग्राम को समझने में आसानी हो। अब ये DNA का जो मॉलिक्यूल है ये कॉइल होगा अराउंड द हिस्टोन प्रोटीन। तो ये एक मॉलिक्यूल जो है ये हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड में कॉइल हुआ, तो DNA दिस इज कॉल्ड एज DNA हिस्टोन कॉम्प्लेक्स। लेटर ऑन वी हैव 8 DNA हिस्टोन कॉम्प्लेक्स, यानी कि एक जो DNA है वो 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स के अराउंड जो है कॉइल हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर बना है दिस इज कॉल्ड द न्यूक्लियोसोम। अच्छा, ड्यू टू इट्स अपीयरेंस इसको जो है बीट ऑन द स्ट्रिंग्स का भी नाम दिया जाता है, बीट्स ऑन स्ट्रिंग, क्योंकि इसकी इस तरह से अपीयरेंस आ रही है ना, तो इट सीम्स लाइक ए बीट्स ऑन द स्ट्रिंग्स। अच्छा, लेटर ऑन जो है ये न्यूक्लियोसोम जो होते हैं, फर्दर न्यूक्लियोसोम्स जो होते हैं आपस में कंडेंस होकर
कंबाइन होते जाते हैं। और जो फाइनल स्ट्रक्चर बनता है, फाइनली वी हैव क्रोमेटिन। तो इस तरह से जो है क्रोमेटिन का स्ट्रक्चर बनता है। तो अब बेसिकली हमने पढ़ लिया कि डीएनए का जो मॉलिक्यूल था वो हिस्टोन प्रोटीन्स के अराउंड कंबाइन हुआ था, डीएनए हिस्टोन कॉम्प्लेक्स बना। देन जो है डीएनए का जो एक मॉलिक्यूल था वो 8 हिस्टोन प्रोटीन्स के अराउंड कॉइल हुआ था। वी हैव न्यूक्लियोसोम, और फर्दर जो न्यूक्लियोसोम्स हैं वो आपस में कंबाइन होते जाते हैं। इस तरह से हमारे पास फाइनली वी हैव द क्रोमेटिन। तो क्रोमेटिन जो होता है फर्दर लेटर ऑन जब आगे सेल डिवीजन हो रही होती है, स्पेशली इन द मेटाफेज में, फर्दर कंडेंस होता है एंड देन वी हैव क्रोमोसोम्स। तो ये सारे जो स्टेजेस हैं हम लोग लेटर ऑन डिटेल में पढ़ेंगे जब हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे। फाइनली कमिंग टू द फंक्शंस ऑफ द क्रोमेटिन। अब इसके फंक्शन क्या हैं? क्रोमेटिन जो होता है टाइटली पैक द डीएनए टू फिट इनटू द न्यूक्लियस। अब होता क्या है कि जो हमारा डीएनए होता है तो वो अराउंड 5 to 6 फीट लॉन्ग होता है। अब इतना लेंथी डीएनए जो होता है वो आसानी के साथ न्यूक्लियस में फिट नहीं हो सकता है, जिसकी वजह से ये सारा कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है, और इस कंडेंसेशन प्रोसेस की वजह से क्रोमेटिन जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर फिट हो जाता है। जैसा कि हमारा न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, और ये सारा हमारा क्रोमेटिन मटेरियल हो गया। तो सेकंड फंक्शन क्या है? प्रिवेंट डीएनए डैमेज। अब क्या होता है कि अगर के डीएनए जो है वो कंडेंस होकर क्रोमेटिन के फॉर्म में नहीं होगा, तो जैसा कि हमने पढ़ा है कि डीएनए जो है लेंथ वाइज काफ़ी लॉन्ग होता है। तो अब ड्यूरिंग सेल साइकिल क्या होगा, ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्या होगा कि डीएनए की जो थ्रेड्स हैं वो आपस में एंटेंगल्ड होंगे और आपस में उलझ के तो इस तरह से डीएनए को डैमेज करेंगे। तो इसी के साथ ही हम अपनी वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।